हाँ, क्या सर्च कर रहे हो? स्प्रिंग बूट ना? प्लगइन डाउनलोड कर लेना। प्लगइन डाउनलोड करा सर स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, आपने बताया था ना कोई। हाँ, सही है। सर STS पे अच्छा चल रहा है सर, एक्लिप्स पे सजेशन नहीं दे रहा है। अच्छा, जो हम लोग इस चाहिए चाहिए हाँ ये डालो, इंस्टॉल पे क्लिक करिए। यही और बताइए भाई, और किसी को कोई क्वेरी हो तो, किसी और ने भी ट्राई व्राई करने की कोशिश करी हो? शशि, राज, जुबेर, राघवेंद्र, मनु, आज तो पूरा संख्या ही संख्या है हमारे यहाँ तो आधा आधा दर्जन लोग अवेलेबल है। मैंने बताइए। हाँ, बड़ी बात है ना। हाँ, चलिए, अच्छा, कोई नहीं। ये तो मैंने, आप लोगों को पता ही है, तो मैंने इस बीच में इसे स्टार्ट करवा दिया था इसलिए, ठीक है। थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा, आप लोगों को थोड़ा सा मन लगा रहेगा। बीच में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी लेके चल रहा हूँ, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो आपने स्टेप किया है, ये कोई कठिन लगा क्या आप लोगों को? ये सारा स्टेप जो भी आपने करा ऐड कराने के लिए और फैच कराने के लिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो? हाँ सर आ रही है। हाँ, हाँ, हाँ। ये चीजें कठिन लगी हैं क्या? एक्चुअली कठिन इस में भी अगर लग भी सकती है, आसान है, बहुत आसान है। जो बंदा सर्वलेट JS पढ़ लेता है ना, उसके लिए कुछ भी नहीं। स्प्रिंग कोर भी पढ़ लिया, हाइबरनेट भी पढ़ लिया लगभग, है ना। ऑटो हाँ वायरिंग, ऑटो वायरिंग का फीचर मैंने समझाया नहीं है अभी। ऑटो वायरिंग बाय नेम होता है, बाय कंस्ट्रक्टर होता है, ऑटो डिटेक्ट होता है, कई सारा चीज होता है। बट कहीं एरर आएगा तो मुझे बताना, जैसे एरर आएगा, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। ओके। कोई क्या कह रहे हो राघवेंद्र? नहीं, आपने, मुझे लगा कि आप हमसे कह रहे थे एरर, मतलब क्या मुझे कह रहा प्लगइन था? नहीं, एरर आएगा डाउनलोड। हाँ। तो कि सॉरी, मेरा इंटरनेट जो है ना, थोड़ा सा। मेरी आवाज आ रही है अभी? मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कितने लोगों ने बना लिया? हम्म, हाथ उठाइए भाई, किसने किसने बना लिया? और जो नहीं हाथ उठाएगा भैया, तो
जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं। अब्दुल करीम ने बना लिया, मनु ने बना लिया, 2 लोग का हाथ उठा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? बाकी लोग क्यों मेहनत नहीं करना चाहते हैं? हम्म। हाँ जी। बोलिए भाई। नहीं बोलोगे? हम्म। जुबेर, शशिराज। सर सर शशिराज मैं आवाज अभी आ रही है? बनाऊंगा सर, थोड़ा मेरा लैपटॉप खराब था इसलिए आज बनाऊंगा मैं सर। अच्छा। शशिराज, तो अभी आ गया लैपटॉप आपके पास? हाँ। जी सर, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। और शशिराज, तो जैसे ही आ जाए यस बनाना शुरू करिए। शशिराज आप यस बताइए। यस सर, देख देख के सर एक एक लाइन कोड लिख लिया, लेकिन समझने में मुश्किल हो हाँ रही हाँ, बताइए कर कहाँ दिया से, बस सर। कहाँ पे क्या समझने में दिक्कत आ रही है, मुझे बताइए, मैं आपको समझा दूंगा अभी आज। अगर उसको बता ही रहा हूँ, इतना टाइम लगाया हूँ, थोड़ा और सही। आप बताओ कौन सी लाइन समझाना है? स्टार्टिंग से समझाना तो सारा ही समझा देंगे, और बताइए। हम्म। सर वही सर, वो जो इनिशियलाइजर पहले जो वहाँ से डाउनलोड किए हम लोग, तो हाँ हाँ। वहाँ से फिर उसका कैसे यूज होगा, फिर वो एनोटेशन में प्रॉब्लम, एनोटेशन का सर एक एक एनोटेशन का मतलब क्या होगा वो नहीं समझ में आ रहा था। मेनली तो यही सर, वो तो उसमें तो सारा चीज ओपन करिए, एनोटेशन का यूज। प्रोजेक्ट ओपन करिए, आप अपना स्क्रीन शेयर करिए, प्रोजेक्ट सर दिखाइए। मैं तो सर अभी मोबाइल से हूँ। ना ना, फिर नहीं मानूंगा मैं। ये तो तभी माना जाएगा जब आप अपना प्रोजेक्ट स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे, तब उसका मतलब समझेंगे, तब हम सब मानेंगे कि आपने बनाया। कैसे माना जाए कि आपने बनाया? हाँ, गर्लफ्रेंड का कसम खा लो तो मान जाऊंगा। हाँ, बोलो भाई। जो चीज स्टेबल करेगा उसी का ना कसम कोई खा। हाँ, तो नहीं है तब भी खा लो, कोई बात नहीं। हम्म। हाँ, सर बनाया हूँ सर, है लैपटॉप, लेकिन हम्म। लैपटॉप में डिस्चार्ज है, मोबाइल से लॉगिन हूँ। चलो मुझे एक बात बताओ। नॉर्मल नॉर्मल जो फ्लो होता है, जो हम बनाते थे किसमें, आपके सर्वलेट में बनाते थे, तो उसमें कैसे कैसे काम होता था? सर्वलेट में कैसे रिक्वेस्ट प्रोसेस होता था? कैसे रिक्वेस्ट आई, कहाँ से गई, क्या हुआ, कैसे हुआ? हाँ, बताइए। सर्वलेट या जेएसपी का ही बता दो, कोई भी बता दो फ्लो, सिंपल सा वे में। फटाफट बोलो यार। सर। ये एरर आ रहा है क्या? हाँ सर। सी डिटेल करो, सी डिटेल, सी डिटेल्स करो, डिटेल्स पे क्लिक करो। हम्म। एक बार क्लिक करिए ना, क्या एक्सेप्शन दिखा रहा है? सर प्रॉब्लम डाउनलोडिंग आर्टिफैक्ट बोल के बता रहा है। इसमें लगा P7 सर। का फोल्डर सर, वो P2 जो बन रहा है वो, सर उसमें प्रॉब्लम हो रही है बोल के बता रहा है। यहाँ पर देखिए एक्लिप्स वो बहुत सारी वो जगह फोल्डर को डिलीट मार दो। एक्चुअली जा। इसका इंटरनेट कनेक्शन, हाँ, M2 भी डिलीट मार दो, उससे भी मार दो। M2 और P2 सेकंड वन P2। P2 भी हाँ बनता है P2 क्या? और M2 दोनों मार दो आप डिलीट, हाँ, जाकर डिलीट मार आपके के यूजर्स में।
फाइल पर एक्लिप्स बंद कर दो, डायरेक्टरी खुली रहने की वजह से तुम्हारे फोल्डर डिलीट ना हो रहे। एक्लिप्स बंद कर डिलीट करो। एक्लिप्स बंद कर दी, बंद कर दी। तो एरर दे रहा है भाई। Execute the Eclipse executable launcher was unable to locate its companion shared the library। तो एरर दे रहा भाई। ये मिनट हो गया इसका। यार इंटेलिजे में है, इंटेलिजे में बना लेना था। नहीं इंटेलिजे तो बाद की बात है, अभी इसी में देख लो क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ गई है। अब वो क्लोज सर करो, हम कोई दिक्कत नहीं है, बंद करो ना, उसे बंद कर दीजिए, दोबारा दोबारा ओपन करो इक्लिप्स को। इक्लिप्स में एक्सेप्शन आ रही है, प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ सर जब इसे स्टार्ट करते तो ये एरर दे देता है। अभी आपने P2 और M2 को डिलीट करवा दिया इस वजह से। चलिए, आपके पास इक्लिप्स कहीं और पड़ा हुआ है, इसको डिलीट मार दीजिए ना। इक्लिप्स कहीं अगर रखे हो तो वहां से एक्सट्रैक्ट कर लो दोबारा, क्योंकि मुझे लगता है कि, और जावा का पाथ वर्क सेट है प्रॉपर, होम की लोकेशन, कुछ सारा कुछ सेट है सर। तो इस इक्लिप्स को डिलीट मार के फिर से एक्सट्रैक्ट कर लो ना, फिर से एक्सट्रैक्ट कर लो, वहां पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा। पता भी तो नहीं कहाँ पे। प्रॉपर्टी में जाओ, यानी यहाँ से डिलीट करने से नहीं होगा। वो डॉट इक्लिप्स भी फोल्डर दिख रहा है ना, उसी को डिलीट मारो। रुक जाओ, डिलीट ही मार रहे हो तो 1 मिनट बैक करो। सी ड्राइव में डॉट इक्लिप्स फोल्डर मुझे दिखा था, इसमें कहीं प्रोग्राम फाइल में दिखा था शायद। क्या होगा? यूजर्स में जहाँ डॉट M2 था वहीं पे था वो। ये तो इक्लिप्स है सबसे ऊपर, डॉट इक्लिप्स, इसे डिलीट करना है क्या? डिलीट मार दो। तो फिर क्या नए सिरे से डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर ये चलेगा सर? अरे मारो तो सही, कोई नहीं दिक्कत सर, नहीं है। प्रोजेक्ट बननी पड़ेगा, चीज़ें चलेंगी। ये इक्लिप्स की डायरेक्टरी बनाता है ये लोकल के लिए, जैसे डॉट गिट बनता है वैसे बनता है डॉट इक्लिप्स, समझ लो। डिलीट कर दो सर। हाँ डिलीट कर दो। हो गया सर। अब क्या करना? और नीचे भी इक्लिप्स का फोल्डर उसे ओपन करिए।
ये इक्लिप्स में JEE क्या दिखा रहा है? ओपन करना और अंदर जाना। यहाँ से ओपन करना जरा इक्लिप्स को। ये Eclipse executable launcher was unable to locate। एरर डालोगे गूगल पे क्या क्या दिखा रहा है? कॉपी भी ना हो रही। कॉमन एरर है दिखा रहा है यही। इसमें यही बता रहा है कि आप क्या करो, आप अपने द मोस्ट कॉमन रीजन टू मैसेज इज एनजिप इक्लिप्स रॉन्गली। आप इक्लिप्स को हटा के फिर से डालना पड़ेगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है। आपने इंस्टॉलर डाल रखा है, जिप फाइल डाल रखी है? मुझे तो लग रहा है इंस्टॉलर है या जिप है। मुझे तो ध्यान नहीं, बहुत टाइम पहले डाला था मुझे ध्यान। अगर सी ड्राइव में कुछ बना होगा इक्लिप्स का फोल्डर, अरे वहाँ प्रोग्राम फाइल में, इसका मतलब इंस्टॉलर है। इंस्टॉल ही किया था मेरे समझ से, देखना पड़ेगा मुझे। प्रोग्राम फाइल में जाइए ना, प्रोग्राम फीचर जहाँ अनइंस्टॉल जहाँ से करते हैं। यहाँ पे ये प्रोग्राम फाइल्स है ना। नहीं जहाँ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते हैं भाई। कंट्रोलर। कंट्रोल पैनल। कंट्रोल। शशिराज आप तब तक अपना लैपटॉप ऑन करोगे क्या या नहीं कर पाओगे? प्रोग्राम फीचर में जाओ, अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाओ। देखो यहाँ एक लिंक दिख रहा है कहीं? मुझे नहीं लग रहा है कि इक्लिप्स फोल्डर आपके पास है कहीं। जैसे अपाचे देखिए आपका इंस्टॉलर है, दिख रहा है ना? नहीं ये अपाचे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इक्लिप्स का नहीं आ रहा, तो वो जो आपने किया वो जिप फाइल है, उसको डिलीट मार दीजिए। जाइए वहाँ नीचे यहाँ यूजर्स के अंदर जाइए। ये जो इक्लिप्स फोल्डर है इसको डिलीट मार दीजिए। और जो आपका शॉर्टकट आया था वो भी डिलीट मार दीजिए उधर। और अपने डाउनलोड में देखिए कहीं पे है ये तो दिक्कत कर रहा है। तो फाइल ओपन है, देखना जरा ट्राई। कोई बात नहीं, ओपन सर जी दोनों ये एक ये इससे पहले हटा देंगे। कैंसिल करके दोबारा डिलीट मारो हो जाएगा। इसे हटा देंगे। हो गया सर डाउन डिलीट। अब आप देखिए उसको एक्सट्रैक्ट करके कि कहीं पे पड़ा हुआ है क्या।
डाउनलोड कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा, डी ड्राइव डाउनलोड। हाँ देखिए कहीं पड़ा है क्या। ये रहा। बस ये तो सेटअप है मुझे जहाँ तक दिख रहा है, अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आप फिर से लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। नेट आप से अभी डाउनलोड, हाँ नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा लेटेस्ट वाली इक्लिप्स। जरा इक्लिप्स इंस्टॉल करने का लिंक मैं आपको शेयर कर दूँ, कोई भी कर दे भाई, जिसका चलता हो लेटेस्ट वाला कोई कर दे, एनीबॉडी, ये वही वाला कर लेंगे इंस्टॉल। करण अर्जुन। तो शशिराज, छठ का पूजा वूजा नहीं मना रहे हो क्या? छठ का पूजा वूजा मनाओ भैया। यही है सर, मेरे हिसाब से 20 दे दो भाई कोई जालिम, यही लग कोई रहा है है। हमारे साथ जालिम इंसान जो ये नहीं इक्लिप्स। अरे हमें इतना ज्यादा नहीं देख पाएंगे हम आपको भेजते हैं, रुकिए, ठीक है, आप चिंता ना करिए, जो भेजेंगे वो उसी पे क्लिक कर देंगे, वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड इक्लिप्स फॉर JEE। दो घुट पिला दे साकिया। ये भाई लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है आजकल, हैं? कोई जानता है क्या? लीजिए भैया, अब हम आपको एकदम कतई खतरनाक वाला लिंक भेज रहे हैं। उस लिंकवा पे क्लिक करते ही डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ठीक है, हो रहा है ना? पॉज क्यों कर दिया सर आपने, कमाल कर दिया पांडे जी आपने। तो नेट इतना है नहीं, वो डाउनलोड नहीं होगा, वो रात के 12 बजे हो पाएगा तो। अब ये मुझे बताइए, आप लोगों की डिमांड थे, जो मैंने बताया था उसी को एक्सप्लेन कर दूं, लाइन बाय लाइन समझा दूं, या मैं अभी जो चल रहा था वो स्टार्टिंग से चलूं, जैसा आप कहेंगे। सर जैसा चल रहा था वैसा चलता तो सही रहता, ये आगे कटा। तो इसको समझना नहीं चाहेंगे एनीबॉडी? तो सर एक अब बार समझा देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बता देंगे, और बाकी लोग बताइए। हाँ सर बता दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए गुरु जी, बता दीजिए। चलिए क्या वही कर सकते वही हैं, सोच। एक बार बता देते हैं, बाकी तो चलता ही रहेगा कहानी, है ना। चलिए म्यूट कर लीजिए, बताता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर आपको ये जानना है ना तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ होती नहीं है। पहले आप लोगों को एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। वो कंसेप्ट ये है, वो कंसेप्ट क्या है भाई? वो कंसेप्ट ये है ना कि हम कोई भी वेब एप्लीकेशन कितने तरह से बनाते हैं, ठीक है। पहले ये हमें समझ में होना चाहिए। जैसे ये जो हम मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, स्प्रिंग का वेब मॉड्यूल है। अभी हम पढ़ रहे थे स्प्रिंग कोर। स्प्रिंग कोर में भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, इवन मैंने हाइबरनेट में भी कुछ चीज़ें अभी रखी हुई हैं पेंडिंग में, बट उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कवर हो जाने हैं, चिंता न करो, हमें सब याद है।
और हाइबरनेट स्प्रिंग कोर में भी हम लोगों ने डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन्वर्जन कंट्रोल पढ़ लिया, लाइफ साइकिल वगैरह समझना है। और उसके बाद इसी के अंदर ही यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ही अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के और भी टाइप होते हैं। एक होता है ऑटो वायरिंग फीचर, ठीक है, वो हमें समझना है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्प्रिंग का ही कोई भी मॉड्यूल पढ़ लीजिए, यहाँ सारे मॉड्यूल इंडिपेंडेंट हैं, बट जो मेन काम हमें करना है वो वेब एमवीसी, ये वेब से रिलेटेड है, ये वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो जो आप अभी प्रोजेक्ट बना रहे हो ना अपना, किस में आप अभी जो प्रोजेक्ट बना रहे हो सर्वलेट जेएसपी में, मतलब बना रहे हो नहीं बना रहे हो आपकी इच्छा है, हम तो कुछ कर ही रहे हैं काम। सीमंत आए होंगे तो आज तो मैंने कुछ काम दिया था, है नहीं वो तो कल मतलब वो तो चलता ही रहेगा क्लास, है ना। कल फिर मॉर्निंग में मैं शुरू मतलब वहाँ मिलूँगा मैं, तो उसको मैं करूँगा कंप्लीट उसे, है ना। तो वही जो वेब एमवीसी वेब वाली चीज़ होती है वो एमवीसी से यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। जो हमने आपको स्प्रिंग का वो मॉड्यूल बताया था तो वो वेब एमवीसी से बताया था। अब देखिए स्प्रिंग एमवीसी को दो तरह से हम अचीव कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो एमवीसी का कंसेप्ट है ये वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए है ना बहुत सारे पैटर्न फॉलो होते हैं मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, बट जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन पैटर्न मार्केट में लॉन्च हुआ उसका नाम है एमवीसी। और एमवीसी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ होने वाला एक वेब से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होता है, डिज़ाइन पैटर्न होता है बोलिए बेसिकली। जैसे ORM होता था, JPA होता था, हाइबरनेट होता था, उस तरह से एमवीसी होती है, ठीक है। और आपका जो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए एमवीसी होता था, हाँ। तो इस एमवीसी को हम खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न है, इसको हम खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोग्रामर भी इसे बना सकता है। इवन जो आप लोग अपने प्रोजेक्ट में, मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पे बता दूं तो एमवीसी को कैसे हम एक एग्जांपल से बताता हूँ, बढ़िया बताते हैं तो हमें पूरा बताने का मन कर देता है, पूरा ही बताया जाए, नहीं आधा अधूरा नहीं बता पाता हूँ मैं, क्या बताऊँ। इसीलिए गुरुजी कह रहा था जो जहाँ थे वहां से करिए स्टार्ट हो जाए। अब आपसे भी तो मैं बहुत कुछ कह रहा था लेकिन आप मान कहाँ रहे थे, हाँ नहीं मान रहे थे ना। हम तो आपसे कह रहे थे कि आज छठ का कुछ बता ही नहीं रहे हो आप। देखिए हाँ सर, छठ तो हो गया सर। वो कैसे गया, अभी तो 3 दिन चल जाएगा, तो 3 दिन चलता है ना, खत्म। आज तो सुबह वाला हो गया ना, भोरका अच्छा उसके बाद हो गया। उससे पहले 3-4 दिन चलता है ना सर, खरना, फिर शाम वाला अर्घ, फिर सुबह वाला अर्घ, उससे भी पहले एक दिन नहा खा, 4 दिन टोटल। सब अब खत्म है, यस सर। शूट कर लीजिए अब, इस पे मत फोकस करिए जो ऊपर स्टार्ट स्टार्ट लिखा है ना, ये आप फोकस करिए अप्रोचेज या मॉडल टू डेवलप द वेब एप्लीकेशन। एक वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के क्या अप्रोचेज होते हैं, क्या मॉडल होते हैं। तो बेसिकली 3 तरह के मॉडल होते हैं, एक होता है मॉडल 0, एक होता है मॉडल 1, एक होता है मॉडल 2। तो जो मॉडल 0 होता है उसमें हमारे पास जो हम लोगों ने पहले भी डेवलप किया है, पहले भी बनाया मॉडल 0 में एप्लीकेशन। तो मॉडल 0 के केस में हम क्या करते हैं, एक सिंगल सर्वलेट या जेएसपी बनाते हैं, उसी में ही अपना प्रेजेंटेशन, बिजनेस, डेटाबेस, सारे लॉजिक को एक ही जगह पे इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक मतलब प्रोजेक्ट के अंदर ही सब कुछ, अपना PL BL DL दुनियादारी सब कुछ अपने एक सर्वलेट जेएसपी। मतलब नॉर्मल जब आपने बिल्कुल बिगिनिंग करा था, जब मैंने आपको जावा बीन नहीं पढ़ाया था, जावा नहीं पढ़ाया था, तो सिंपल सर्वलेट बनाना सिखाया था, जेएसपी बनाना सिखाया था, डेटा कैसे गेट करेंगे, डेटाबेस में स्टोर कैसे करेंगे। इसको मॉडल 0 बोलते हैं। तो मॉडल 0 में क्या कमियां थी, मॉडल 0 में कमियां ये थी कि जो मॉडल 0 के अंदर जो है कोड की डुप्लीकेसी होती थी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती थी, एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लगता था, है ना। आपका PL BL DL सब एक जगह होने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी जाती थी, इसीलिए मॉडल 1 अप्रोच आया। तो मॉडल 1 अप्रोच में क्या करा गया भाई,
मॉडल 1 अप्रोच में जितने भी हमारे बिजनेस लॉजिक होते थे, उन सारे बिजनेस लॉजिक को सेपरेट करने के लिए, उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट कराने के लिए, हर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने अलग से डाओ और डीटीओ क्रिएट करना शुरू कर दिया, है ना। तो एक हमने डाओ लेयर बना दिया, एक डीटीओ लेयर बना दिया, ठीक है। डीटीओ मतलब जावा बीन, ठीक है ना। और इधर हमने एक डाओ लेयर बना दिया। बाकी आप ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आती थी, अब यहाँ पे एक करस्पॉन्डिंग सर्वलेट या जेएसपी पे आती थी, सर्वलेट जेएसपी से रिक्वेस्ट आइडेंटिफाइड होकर आपके करस्पॉन्डिंग डाओ को जाती थी, डीटीओ से डाओ पे जाती थी, फिर डेटाबेस से कनेक्ट होता था। इस तरह से कोड चलता था। कहीं न कहीं थोड़ा यहाँ आसान हो गया इन कंपैरिजन टू मॉडल 0। तो मॉडल 0 के कंपैरिजन में मॉडल 1 बेटर हो गया, और अभी तक हम मॉडल 1 पे ही काम करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मॉडल 1 पे अभी हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, हम अपना प्रोजेक्ट मॉडल 1 पे बना रहे हैं, ये जानते ही हो। यहाँ तक तो क्लियर है ना, क्लियर है। तो मॉडल 1 में भी कुछ समस्याएं आई। क्या समस्या आई? तो मॉडल 1 में समस्या आई कि जब कोई कॉमन कोड हमें लिखना है, जैसे ऑथेंटिकेशन, लॉगिन वगैरह वगैरह, अगर मुझे करना है तो हम वो कहाँ लिखेंगे। मतलब मुझे मान लो कि मुझे जितने भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आए, अब हर इनकमिंग रिक्वेस्ट वैलिडेट होके फिर किसी पेज पे जाए, हम ऐसा चाहते थे। तो भाई ऐसा कैसे करा जाए? तो ऐसा करने के लिए या हमें कुछ कॉमन कोड जहाँ पे हम एक जगह, एक सेंट्रलाइज जगह में लिखना चाहते थे, जैसे वो कोड हर जगह रीयूज़ करा जाए। तो इन केस ऑफ मॉडल 1, द टास्क सच एज ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, लॉगिन एटसेट्रा, ये हमें हर सर्वलेट या जेएसपी पे लिखना पड़ता था। तो सोचा गया कि क्यों ना इसके लिए मॉडल 2 अप्रोच लाया जाए। और मॉडल 2 अप्रोच में वो जो कॉमन कोड है, वो कॉमन कोड सोचा गया कि भाई एक जगह बना के रख दिया जाएगा, और जब एक जगह बना के रख दिया जाएगा तो जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आएगी उसी से होके इंटरप्रेट होके फिर अगले पेज पे जाएगी, और फिर वो मतलब हैंडल होगी। तो शायद हम लोगों ने ये काम ऑलरेडी किया है, अगर आपको याद हो तो। कैसे किया है? कोई मुझे हिंट बताएगा क्या कि हमने ये कोड कैसे लिखा है अपने प्रोजेक्ट में, कैसे किया है? सर फ़िल्टर बना के, यस। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोग एक ने फ़िल्टर बना दिया। तो ब्राउज़र से जब भी रिक्वेस्ट आती है तो हमारे web.xml से सीधे फ़िल्टर कॉल होती है, और फ़िल्टर में हमने वो कॉमन कोड ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन वाले जो कोड हैं वो हमने लिख दिए, ठीक है। तो यानी कि वो जो फ़िल्टर हो गया, यानी कि जब भी हमारी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आएगी फ़िल्टर क्यों जाएगी, तो फ़िल्टर हमारा एक कंट्रोलर हो गया। समझ में आई बात? तो फ़िल्टर एक हमारा कंट्रोलर का काम करती है कि रिक्वेस्ट उसके पास जाती है, और फ़िल्टर से उसके बाद प्रोसेस होके करस्पॉन्डिंग हमारे सर्वलेट को जाएगी, सर्वलेट से जो है करस्पॉन्डिंग जावा बी या जेएसपी को जाएगी, वहाँ से करस्पॉन्डिंग जावा बीन को जाएगी। और जावा बीन क्या करती है या मॉडल क्या करती है, वो डेटा को आपको गेट करके अपने पास संभाल के रख लेती है, होल्ड कर लेती है। और फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर डेटा को दिखाने के लिए हम करस्पॉन्डिंग व्यू बनाते हैं, जेएसपी बनाते हैं, जो वो डेटा उठा के हमें दिखा देती है, राइट। तो इस तरह से हम लोग जो ऑलरेडी अभी एप्लीकेशन बना रहे हैं, सर्वलेट और जेएसपी में प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, वो हम लोगों ने अपना खुद का एमवीसी डेवलप कर दिया एक तरह से, समझ रहे हो। बस वहाँ पे वो जो कंट्रोलर है वो हमारा फ़िल्टर है, जो हमारी जावा बीन है वो हमारी मॉडल है, और जो व्यू है हमारा जेएसपी है, दैट इज़ कॉल्ड एमवीसी। तो जो मॉडल 2 है वही मॉडल 2 ही बेसिकली एमवीसी है। तो मॉडल 2 क्यों आया? क्योंकि मॉडल 1 या मॉडल 0 में कमियां थी। मॉडल 0 में तो खैर बहुत ही ज़्यादा कमी थी, क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल पेज में ही सारा कोड लिख देते थे। मॉडल 1 में हमारे पास कोड को कैटेगराइज करने के लिए डाओ डीटीओ का कंसेप्ट आया, लेकिन कोई कॉमन कोड जो हमें हर एक जगह पे हम चाहते थे कि जो एक ऐसा हमारा मतलब कंपोनेंट हो जो हर तरह की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करे, हैंडल करे, और जब भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आए तो उसी के थ्रू होते हुए जाए और सारा प्रोसेस हो, है ना। तो उसी को ही एक दूसरा नाम दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड एमवीसी। मॉडल 2 इज कॉल्ड एमवीसी। तो एमवीसी में क्या करा गया, एमवीसी एक ऐसा पैटर्न बनाया गया, सोचा गया कि इस पैटर्न में हम हर एक कंपोनेंट का अपना रोल डिसाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली रोल डिसाइडिंग का काम हो गया। नहीं समझे आप? तो एक एग्जांपल से बताते हैं तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे मान लीजिए कि आपको केक ऑर्डर करना है, राइट। आपको केक परचेज करना है, तो आप गए और भैया एक केक शॉप था, वहाँ पे आपने बोल दिया भैया केक दे दो बना के। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डरिंग नहीं होती है, तो वो एक ही बंदा लगा हुआ है, वही आपका ऑर्डर ले रहा है। ऑर्डर लेके मैं देखता हूँ कि एक आध दुकान ऐसे होते भी हैं
कि वही अपना केक भी बना रहा है, वही डेकोरेट करते हुए हमारे जो हैं सरदार जी हैं, तो उनसे कहते भैया केक आएगा, वो फ़ोन तो कर देते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं केक मांगने तो फिर उसके बाद कहते हैं भाई नाम क्या रहेगा, तो नाम वहीं पे लिखते हैं सामने ही, समझ रहे हो। तो वही बंदा डेकोरेट कर रहा है, वही बंदा सारा काम कर रहा है, तो ठीक है। तो इससे क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो अगर हमारे पास हमें बड़े मतलब पैमाने पे कोई काम करना है, जैसे अब मैच में ही देख लो, हमारे पास जो है हमें बड़ा सोचना है कि भाई हम कुछ अच्छा करें, तो पहले एक कोच होते थे, लेकिन अब फील्डिंग का अलग कोच हो गया, बॉलर का अलग कोच हो गया, बैट्समैन के लिए अलग कोच हो गए, है ना, पूरे टीम का एक सिंगल कोच हो गया, मेन कोच हो गया। तो इस तरह से क्या है कि भाई हर एक बंदे की अपनी अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, तो थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा, आसान तरीके से हो जाएगा, सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएगा, ये सोचा गया, राइट। वही एमबीसी है। एमबीसी में बेसिकली उन्होंने क्या करा कि भाई कहा कि भाई जो अलग अलग हमारे कंपोनेंट्स हैं, उनका एक रोल डिसाइड कर देते हैं कि भैया तू इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तू यही काम करेगा, तो इस पर्पज़ के लिए बनाया गया, तू ये काम करेगा। तो हर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का अपना-अपना एक रोल स्पेसिफाई कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया, ये बंदे का ये रोल है, इस बंदे का ये रोल है, इस बंदे का ये रोल है, और वो बंदा इसे इस तरह से करेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अब जैसे मान लीजिए कि एक बढ़िया हम, है ना, जैसे मान लीजिए भाई नौकरी-वोकरी पढ़ने-वढ़ने के बाद नौकरी नहीं लगती है, तो क्या करना पड़ेगा? तो नहीं, नौकरी नहीं लगेगी तो भैया बिज़नेस कर सकते हैं, है ना? तो बिज़नेस करने के लिए तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? लेकिन एक तरीका ये है कि हम क्या खोल दें, एक बढ़िया सा केक शॉप खोल दें, बेकरी शॉप खोल दें, जहाँ पे बढ़िया अच्छे-अच्छे तरीके से केक लाएँ और वहाँ पे हम ट्रांसफ़र करें। देखिए भगवान ने करे ऐसा हमें करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन ऐसा नहीं कोई कोई भी धंधा जो है, वो क्या है ना, मेरी मम्मी कहा करती थी, है ना, मम्मी जान कहा करती थी कि भैया कोई धंधा बुरा नहीं होता है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मान लीजिए कि ये हमारा एक केक शॉप है, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि भैया हमारे पास एक बंदा आता है, कस्टमर आता है और कहता है कि सर जी मुझे केक दे दीजिए, ठीक है। अब अगर स्टैंडर्ड तरीके से आपको केक बेचना है और ये सारा काम करना है, तो क्या करोगे आप ही बताओ। यहाँ पे आप गए, तो ये आप हो मान लीजिए, आप हो नहीं, आपका तो शॉप ही है फिलहाल, यहाँ पे आप लाला जी की तरह एकदम बिल्कुल बैठे हुए हो, आप शॉप ओनर हो यहाँ पे, ठीक है। ये ओनर हैं भैया, मेन मालिक हैं, ठीक है। ये कस्टमर है जो आएगा, ठीक है। और ये है हमारा ये है हमारा केक शॉप। ओ भाई साहब, मैं कहीं क्लिक कर रहा हूँ, कहीं क्लिक हो रहा है। केक शॉप है ये, ठीक है। अच्छा, ये हमारा ओनर है या मैनेजर है मान लो, तो MBA चाय वाला की तरह हम मैनेजर रख लेंगे। आजकल तो पता नहीं चाय सुट्टा बार पता नहीं कितने कितने चाय वाले हो गए हैं। तो अब ये मान लीजिए हमारे पास एक कस्टमर है। अब ये कस्टमर आता है, कहता है कि सर जी मुझे केक चाहिए। कस्टमर भी बहुत VIP तगड़ा आदमी, ठीक है, बाहर से आया है, पैसा छाप रहा था, ठीक है, US से, करीम की तरह पैसा छाप रहा था बाहर से। US से आया मेरा दोस्त, उस तरह से, ठीक है ना, अमेरिका से 7 समुंदर पार करके। तो यहाँ पे आया भैया, पैसा लेके कहा कि भैया मुझे केक बढ़िया जो है मेरे वाइफ के लिए एकदम सुंदर सा बेहतरीन केक मुझे बना के दे दिए, ठीक है। मैनेजर से बोला, "हाँ, ठीक है।" तो एक्चुअली मेरी वाइफ तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की है, तो मुझे जो ना केक जो बना के आप दोगे तो उसमें ऑस्ट्रेलियन मैसेज चाहिए, मुझे उसी तरह से मैसेज चाहिए। अच्छा, तो अब ये भी मैनेजर जो है VIP वाला आदमी है ना, इसने भी केक बनाने के लिए मतलब अलग अलग कमरे बना रखे हैं, ठीक है। एक कमरा ऐसे अलग से सेट है कि भैया यहाँ पे ना स्ट्रॉबेरी वाला केक बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी वाला केक बनेगा, यहाँ पे जी वनीला वाला केक बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बटर स्कॉच वाला बनेगा। अभी मेरे पास जगह कम है, तो इसलिए मैं 3 ही जगह लेके चल रहा हूँ। तो ऐसे 12 मशीन इंस्टॉल करा दिया अलग अलग कमरे में, अलग अलग कैपेबिलिटी के हिसाब से मशीन खरीदी, लाखों करोड़ अरबों खरबों रुपया लगा दिया इसी, ठीक है। पैसा है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हमने केक शॉप बढ़िया एक खोल दी, ठीक। अच्छा, तो अब हुआ क्या कि भाई, तो अब ये मतलब मशीन थोड़ा इमेजिन करिएगा आप लोग कि ये हमारा जो है ये बटर स्कॉच हो गया, ये हमारा वनीला हो गया, और ये हमारा जो है ये क्या है, स्ट्रॉबेरी हो गई, ठीक है। ये अलग अलग कैपेबिलिटी वाली अलग अलग मशीन्स हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के केक बनाए जाते हैं। यहाँ पे स्पेशलिस्ट अलग अलग रखे गए हैं कि भाई तू बटर स्कॉच वाला केक बनाता है, तू बनाइयो, ठीक है ना। तो अच्छा, ये तो हो गया भाई, ये 3 अलग अलग रूम हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप के केक बनते हैं। अच्छा, ठीक है।
अब पैसा ज़्यादा है ऐसा तो है नहीं कि भैया हम बस हमारे यहाँ लोकल एक ही केक मतलब एक ही जगह से केक ऑर्डर होता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे पास आते हैं लोग केक के लिए। तो उसमें जैसे ये करीम का अलग रिक्वायरमेंट था कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलियन के हिसाब से मैसेज चाहिए। तो ऐसे अलग अलग लोग हो सकते हैं जिनकी अलग रिक्वायरमेंट अलग अलग डिमांड हो सकती है कि सर मुझे ना अलग अलग टाइप के मैसेजेस को दिखाना है। ठीक है, कोई कहेगा मुझे जर्मन में मैसेज चाहिए, कोई कहेगा मुझे फ्रेंच में मैसेज चाहिए, कोई कहेगा मुझे भोजपुरी में मैसेज चाहिए, है ना। ठीक है भाई, केक के ऊपर मैसेज यार, समझ रहे हो। अच्छा, तो इसके लिए क्या करा गया पता है, फिर से अलग 3 रूम बनाया गया है बढ़िया प्रॉपर, जहाँ जो केक को और बढ़िया डेकोरेट करेगा। उसके ऊपर जैसे एक रूम ऐसा है जो कि भाई इसको मान लो स्पेनिश बढ़िया आती है तो स्पेनिश में मैसेज अच्छे से लिख देगा। ठीक है, तो ये मैसेज लिखने के लिए अलग केक हैं। तो ये मैसेजेस लिखने के लिए मतलब अलग अलग एक्सपर्ट्स बने बैठे हुए हैं। ठीक है, जो ये अलग से मैसेजेस लिखते हैं और उनमें कुछ डेकोरेशन का भी काम करते हैं सब। जैसे 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 ये वाला बंदा है, इसको इंग्लिश आती है मान लो, तो इंग्लिश में मैसेज लिखेगा। लेकिन इंग्लिश में मैसेज के साथ साथ इसमें चॉकलेट फ्लेवर अगर आपको एक्स्ट्रा ऐड कराना तो यहाँ पे आप ऐड करा सकते हो। ठीक है, इसमें आपको अगर और क्रीम एक्स्ट्रा ऐड कराना है तो ऐड करा सकते हो। यहाँ ऑस्ट्रेलियन मैसेज लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए ज़रा आप कहानी हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे पास तो केक शॉप इतने बड़े पैमाने पे हमने बनवा रखा है एक बढ़िया। तो अब हुआ क्या कि भैया बंदा आता है, कस्टमर आता है, कहता है कि सर जी मुझे केक चाहिए। मैंने कहा ठीक है बन जाएगा, तो आप बताइए फ्लेवर। हमारे पास 75 तरह के फ्लेवर हैं, 75 तरह की मशीन, 75 रूम हमारे पास हैं। ठीक है, उन्होंने कहा ये मुझे बटर स्कॉच वाला चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये तो डन हुआ बटर स्कॉच। अच्छा सर एक बात बताइए कि आपको बटर स्कॉच वाला जो केक चाहिए उसमें मैसेजेस कैसे लिखवाना चाहते हो। उन्होंने कहा मुझे ऑस्ट्रेलियन टाइप का मैसेज चाहिए एकदम बिल्कुल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में लिखा जाए कि हमारी जो वाइफ है एकदम बिल्कुल मतलब क्या क्या उसे बोलते हैं, एक ही बार में देख के उसे बहुत अच्छा लग जाए ना, और जो भी है मतलब फीलिंग समझो हमारी बातों को। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कस्टमर के पास रिक्वेस्ट आई, कस्टमर से रिक्वेस्ट मैनेजर के पास आया, और मैनेजर ने भैया उन्होंने कहा कि ठीक है सर हो जाएगा डन, शाम को 5 बजे आइएगा। अब इसने क्या करा मैनेजर ने, मैनेजर जो आपके यहाँ बैठा हुआ है, जैसे आपने तो कहा कि बटर स्कॉच, तो आपने उससे बुलाया और सीधे ऑर्डर कर दिया। किसी को कहा भैया ओ भाई सुन बटर स्कॉच वाले रूम में जाके, है ना, यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था, सीधे फ़ोन कर दिया, फिर तू आ जा, एक एक ऑर्डर ले ले, ये 2 किलो का केक है, तुम्हें ये बना के दे देना है। और सुन भाई इसमें ना, इसमें ऑस्ट्रेलियन मैसेज चाहिए, तो एक काम करना, तू तू जाके वहाँ से इंटरेक्ट कर लेना, जो ऑस्ट्रेलिया में मैसेज लिखने वाला वो ऑस्ट्रेलियन बंदा है ना जो मैसेज लिखता है बढ़िया बढ़िया, तो उसे जाके उसे मैसेज से डिजाइन करके, और फिर जब हो जाए तो फिर उसके बाद हमें फिर ये केक जो है फिर मुझे दे देना, फिर मैं अपना जो है दे दूँगा। ठीक, समझे मेरी बात। तो भैया ये आता है और उसको प्रॉपर केक मिल जाता है, खुश होके लेके चले गए। मैंने ये कौन थे, ये तो वहीं थे, क्या नाम है, करीम, है ना। तो इन्हों को केक की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, वाइफ का बर्थडे था इनके। ठीक है ना, तो यहाँ पे हुआ क्या भाई कि केक तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि मैनेजर ने बटर स्कॉच वाले मशीन मतलब सिस्टम जहाँ पे इंस्टॉल्ड था उस वाले बंदे को बुलाया और वहाँ केक प्रिपेयर करा। प्रिपेयर करने के बाद कहा कि भैया वो केक मुझे दे देना, है ना, अगर तुम भूल जाओगे कि ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा कौन है तो मुझे ही दे देना। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, वो जो मैसेज लिखता है ऑस्ट्रेलिया में उसको बुलाऊँगा और वहाँ पे उसको मैसेज दे के फिर उसे बोलूँगा भाई तू मैसेज दे के मुझे दे देना। फिर फाइनली ये बंदे को ये डिलीवर कर देगा। तो यहाँ पे जो चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये जो कस्टमर है जस्ट लाइक अ क्लाइंट। ठीक है, यानी कि ब्राउज़र। ठीक है, ये जो मैनेजर है ये जस्ट लाइक अ कंट्रोलर। ठीक है, कि इसी के पास ही सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी और यही हमारा हैंडल करेगा रिक्वेस्ट को। ठीक है, और ये जो हमारे पास जो ये जो अलग अलग मशीन के साथ ये सिस्टम बना के रखे गए हैं जिनके पास एक एक एक्चुअली में ऑर्डर हो रहा है, तो डेट नथिंग बट अ मॉडल। ठीक है, और ये अलग तरीके से ये मैसेज ऐसे डिज़ाइन करके दिखा रहा है, ये क्या करेंगे काम, दैट इज़ व्यू। समझे, यही होता है मॉडल व्यू कंट्रोल। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर में यही सेम कहानी, ये सेम फंडा होता है। ठीक है ना। तो जब भी हम ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमारे पास रिक्वेस्ट सबसे पहले कंट्रोलर के पास जाती है। कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट से डेटा को गेट करके मॉडल को दे देता है, मॉडल में संभाल के रख लेता है। फिर मॉडल से डेटा अपने पास संभाल के रख लेता है, और फिर उसके बाद वो मॉडल से डेटा जो है करस्पॉन्डिंग किसके पास चली जाती है, व्यू के पास चली जाती है। समझ रहे हो, मतलब मॉडल भाई कंट्रोलर के पास ही रिक्वेस्ट रहती है, कंट्रोलर जो है मॉडल से डेटा अपने पास ले लेता है और फिर उसको कैसे व्यू कराना है कैसे नहीं कराना है वो उठा के व्यू करा देती है, और व्यू जो है फाइनली आपको दिख जाता है। लेकिन व्यू भी डायरेक्टली क्लाइंट को नहीं दिखेगा, वो भी व्यू डायरेक्टली फिर से आएगा कंट्रोलर के पास और कंट्रोलर रिटर्न करेगा ये व्यू, तो ये क्लाइंट को मिल जाएगा। क्लाइंट को तो व्यू से मतलब, बढ़िया बढ़िया केक से मतलब है।
इंटरनली कैसे कैसे काम हुआ उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स बना के रखे गए हैं। अच्छा, अगर इस तरह से काम नहीं किया जाता, सोचो, छोड़ दो ये सब सारी कहानी, सोचो कि इस तरह से अगर काम नहीं करा जाता तो एक साथ हज़ारों ऑर्डर आते हैं, तो किसका कौन सा था कौन सा नहीं था, मतलब सफाई भी नहीं होती और फ्लेवर इधर को उधर मिसमैच भी हो जाता। कभी आप जूस पियो, दुकान में मैं देखता हूँ भाई अनार का जूस निकाल के रखे रहते हैं, कहते मौसम्मी का जूस दो, तो आधा अनार उसी में पड़ा रहता है। फिर हम कहते मौसम्मी निकाल के दो, तो आधा अनार आधा मौसम्मी लगने लगता है ना। तो वही वाली बात है। तो ये उसी तरह का हो जाएगा। ये केक में फ्लेवर अगर अलग अलग टाइप की मशीन्स नहीं रहेंगे, ठीक है, तो अलग अलग तरह की मशीन जो अलग अलग तरह के केक बनाती हैं, तो उनका अलग अलग स्पेसिफिक फ्लेवर होगा, जो उस अलग अलग स्पेसिफिक फ्लेवर को बनाने में एक्सपर्ट हैं। और जो डिज़ाइनर हैं, जो डेकोरेटर्स हैं, वो भी अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करने में एक्सपर्ट हैं। सिंपल सा मतलब है। तो हर बंदे की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इससे क्या हो जाएगा, काम भी हल्का हो जाएगा, एक बोझ जो है कम हो जाएगा, है ना। काम हल्का हो जाएगा, बोझ कम हो जाएगा, काम जल्दी भी हो जाएगा, आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ MVC। तो MVC जो है ये कंसेप्ट का नाम है, ये डिज़ाइन पैटर्न है। इस डिज़ाइन पैटर्न में क्या करा गया, क्या कहा गया कि हम अपने कंपोनेंट में जो 3 तरह के लॉजिक होते हैं, एक प्रेजेंटेशन लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, डेटाबेस लॉजिक, मैं शुरू से पढ़ाते आ रहा हूँ आपको, है ना, PL, BL और DL, राइट। तो इन्होंने कहा कि ये तीनों तरह के लॉजिक को हम सेपरेट कर देते हैं। तो जो PL वाला लॉजिक है दैट इज़ कॉल्ड व्यू, ठीक है ना, और जो बिजनेस लॉजिक है दैट इज़ कॉल्ड क्या, दैट इज़ कॉल्ड मॉडल। नहीं, आप BL और DL दोनों को मिला के क्या बोल दोगे, कंट्रोलर बोल दोगे, क्योंकि BL और DL दोनों को मिला के ही कंट्रोलर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो है BL और DL दोनों का काम करता है हमारा एक तरह की कंट्रोलर, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो और उसके बाद मॉडल, तो मॉडल तो उसका काम बस डेटा को संभाल के रखना होता है। सॉरी। तो MVC डिज़ाइन पैटर्न है, जिस डिज़ाइन पैटर्न को, डिज़ाइन पैटर्न कौन बनाता है यार, मैंने आपको बताया था ना, सिंगलटन, डाउ, डिजियो फैक्ट्री, जो भी शुरू से मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, वो गैंग्स ऑफ 4 लोगों ने बनाया था। तो उसी में से किसी ने MVC नाम का एक डिज़ाइन पैटर्न बनाया। कहा कि अगर वेब डेवलपमेंट ऐसे हम करें, इसमें हम अपने अलग अलग कंपोनेंट का अपना अपना टास्क डिसाइड कर दें, एक कंपोनेंट बनाए जो कंट्रोलर होगी और जब भी रिक्वेस्ट आएगी इसी के थ्रू जाएगी, ठीक है। और एक कंपोनेंट बनाए जो डेटा को संभाल के रखे, और जब भी ज़रूरत पड़े डेटा संभाल के रखे ही रखे, है ना, जब ज़रूरत पड़े कंट्रोलर को दे दे। और फिर एक ऐसा कंपोनेंट बनाए जो केवल डेटा को डिज़ाइन प्रेजेंट करता हो, दैट इज़ व्यू। तो इस तरह से 3 लूजली कनेक्टेड कंपोनेंट बना दिए गए, तीनों की अलग अलग, कोई मतलब किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तीनों लूजली कनेक्टेड कंपोनेंट हैं। तो इस तरह से MVC का निर्माण हुआ। तो MVC में क्या फ़ायदा हुआ, MVC जैसे कि स्टैंडर्ड है, गाइडलाइन है, जिसमें कहा गया कि भैया आप अपने मतलब जब भी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आएगी तो आप अपने कंपोनेंट को अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज कर दो, मॉडल अलग कर दो, व्यू अलग कर दो, कंट्रोलर अलग कर दो। तो मॉडल का काम डेटा को संभाल के रखना है, जिसके लिए हम एंटिटी, जावा, बीन कुछ भी बोल दें। और कंट्रोलर को हम कुछ भी बना सकते हैं, अपने सर्वलेट बना सकते हैं, अपना फिल्टर बना सकते हैं, कुछ भी। और व्यू के रूप में हम सर्वलेट या JSP या HTML या थाइमलिव या दुनियादारी फ्री मार्कर वगैरह वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। समझ में आई बात। तो MVC जैसे कंसेप्ट है, MVC एक पैटर्न है, MVC को इम्प्लीमेंट कोई भी कर सकता है। जावा में भी होता है MVC, डॉट नेट में भी होता है MVC, PHP में भी होता है MVC, पहले तो ये समझ लो आप, ठीक है। MVC जावा का अपना कोई पर्सनल जागीर नहीं है। MVC एक जनरल कंसेप्ट है, जनरल एक आर्किटेक्चर है, जनरल एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, जिस स्टाइल में हमारे पास 3 लूजली कनेक्टेड कंपोनेंट दिए गए, जिनका एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बट एक रिलेशन है, जिसमें कंट्रोलर जो होता है वो होल सोल होता है। जब भी रिक्वेस्ट आती थी के पास जाती है, ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड बीन पे करता है, मॉडल पे करता है, मॉडल से फिर से रिक्वेस्ट कंट्रोलर पे आती है, कंट्रोलर डिसाइड करता है इस डेटा को कैसे व्यू कराना है, फिर उसके बाद वो व्यू बनता है और वो व्यू फाइनली क्लाइंट से रिटर्न हो जाता है। इस तरह से हमारा काम होता है, राइट। अब इस चीज़ को हम खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क ने ऑलरेडी करा हुआ है। तो स्टर्स जो हमारा फ्रेमवर्क है वो भी MVC को इंप्लीमेंट करता है, स्प्रिंग का भी अपना MVC है, और उसी स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो हमारा एक कह सकते हो फ्रेमवर्क है जिसका नाम स्प्रिंग बूट है, उससे भी हम MVC इंप्लीमेंट करते हैं। तो MVC को पढ़ने के कई सारे तरीके हैं। MVC आप अपना खुद का बना सकते हो। MVC जो है हमारा कोई प्रोग्रामर बनाएगा तो जाहिर सी बात है उसको चेक करना पड़ेगा, गारंटी लेना पड़ेगा कि वो सही है या गलत, ठीक है ना। तो आप अपना खुद का MVC डिज़ाइन पैटर्न डेवलप कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इवन जो हम लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो प्रॉपर MVC पैटर्न्स को फॉलो करके बना रहे हैं। वहाँ पे हमने एक कंट्रोलर बना रखा है, कंट्रोलर के रूप में हमने जो है वहाँ पे एक फ़िल्टर बना रखा है। ये इसीलिए पढ़ाया जाता है भाई साहब, वो सोच रहे होंगे कि बस ये सब वो वैसे सर को बस वैसे पढ़ा रहे हैं, तो वो इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि वहाँ दिमाग जितना लगाओगे, जितना अपना दिमाग घिसोगे ना भाई साहब, उतना ही आप यहाँ पे शार्प हो जाओगे, मैं यही जानता हूँ बस, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉपर आपका एक फ़िल्टर बनाया गया है, फ़िल्टर से रिक्वेस्ट
मैप होती है, फिर सर्वलेट पे जाती है, सर्वलेट से रिक्वेस्ट जो फिर जेएसपी पे जाती है, जेएसपी से जावा बीन पे जाती है या डाउ लेयर पे जाती है। देखते हो इतना लेयर उसमें हमने बना रखा है, ठीक है, बस इसी सारी चीज़ों को समझाने के लिए। तो वो हम भी बना सकते हैं, बट ठीक है वो अपना हम अपने मन से बना लेते हैं, घिसा पिटा जैसा भी हो सकता है, वो गारंटी नहीं है कि सही है गलत, ठीक है। लोग बनाते भी हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं कि बने बनाए भी होते हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जो स्प्रिंग एमवीसी को अपने हिसाब से मतलब एमवीसी को अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसी में से स्प्रिंग भी हमारा एक फ्रेमवर्क है जो एमवीसी को अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करता है। तो आपके ऊपर है कि आप स्प्रिंग का एमवीसी पढ़ते हो, स्ट्रट्स का एमवीसी पढ़ते हो, जेएसएफ का पढ़ते हो, वेलोसिटी का पढ़ते हो, एक्सवर्क फ्रेमवर्क का पढ़ते हो, या हमारा स्ट्रट्स का पढ़ते हो, या और भी बहुत सारे हैं, शायद प्ले फ्रेमवर्क भी है। और अगर आप गूगल करोगे एमवीसी बेस्ड फ्रेमवर्क की मार्केट में चर्चा करोगे तो हजारों लाखों फ्रेमवर्क हो सकता है जावा बेस्ड मिल जाएं जो स्प्रिंग एमवीसी को फॉलो करते हैं। समझे आप? तो एमवीसी जैसे कंसेप्ट का नाम है जिसमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और जो यूज़ होता है वो होता है स्प्रिंग या स्प्रिंग बोर्ड का एमवीसी। तो पहले हम एमवीसी को हम दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। अभी जो एमवीसी का हमने प्रोजेक्ट अभी बनाया था वो बूट स्टाइल में बनाया था, बट वही प्रोजेक्ट हम अगर स्प्रिंग स्टाइल में बनाएंगे तो चेंजेस कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। बस चेंजेस क्या होगा कि यहाँ पे स्प्रिंग में हमारे पास कुछ एक एक्सएमएल वगैरह बन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है। वही स्प्रिंग बूट में कोई एक्सएमएल वगैरह नहीं बनाना पड़ता है, एक सिंगल प्रॉपर्टी से सारा चीज़ मैप हो जाता है और बहुत सारी कंपोनेंट स्कैनिंग हो जाती है, मज़ेदार चीज़ हो जाती है। ठीक है ना, समझे आप? ये सब बात है। ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक ओवरव्यू था। क्वेश्चन पूछिए, बहुत बोल दिया। ठीक है, जिसमें अब मॉडल का मतलब क्या होता है? देखिए, मॉडल और व्यू और कंट्रोलर तीनों अलग अलग पर्पज होते हैं। मॉडल मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ एन एप्लीकेशन और टू परफॉर्म द एप्लीकेशन स्पेसिफिक फंक्शनलिटी। किसी भी मतलब यूजर की डेटा को संभाल के रखना काम होता है मॉडल का, और व्यू का काम होता है डेटा को डिजाइन करना, प्रेजेंट करना, और कंट्रोलर क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, दोनों के बीच में एक कह सकते हो सामंजस्य स्थापित करता है मॉडल और व्यू के बीच में। और जब भी रिक्वेस्ट आती है इसी के थ्रू हैंडल होती है, इसी के थ्रू जाती है। और यह एमवीसी का इम्प्लीमेंटेशन दो तरह से हो सकता है, देखिए, प्रोग्रामर और बाई वेंडर्स। तो प्रोग्रामर करेगा तो बहुत कठिन होगा, लेकिन वेंडर्स जो करेगा वो बढ़िया करेगा, इस बात की गारंटी है। तो कॉमनली यूज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेंडर्स जो एमवीसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टड, जेएसएफ, वेलोसिटी, स्प्रिंग एमवीसी वगैरह वगैरह। अब देखो, इंडस्ट्री में दो चीज़ चलती है। जैसे आप किसी कंपनी में जाओगे काम करने, है ना, तो वहाँ पे एक ओआरएम बेस्ड टूल चलेगा और एक एमवीसी बेस्ड टूल चलेगा। ठीक है ना? तो एमवीसी सॉरी, तो ओआरएम किस लिए? डेटाबेस के लिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। हो सकता हो कंपनी हाइबरनेट यूज करती हो सकता हो कंपनी जेपीए यूज करती हो सकता हो कंपनी आईबीटीज यूज करती हो, ठीक है, हो सकता हो टॉप लिंक यूज करती हो, है ना। तो ये सर सब हमारे, स्प्रिंग का खुद का जेडीबीसी यूज नहीं होता है क्या? हाँ जी, स्प्रिंग का खुद का जेडीबीसी यूज नहीं होता है क्या वो कंपनी में? ओआरएम बेस्ड सोल्यूशन नहीं है ना, वो जेडीबीसी टेम्पलेट है, उसको जेडीबीसी टेम्पलेट बोलते हैं, वो ओआरएम हाँ बेस्ड जी, सोल्यूशन नहीं। हाँ वो जेडीबीसी टेम्पलेट है, एक हाइबरनेट टेम्पलेट होता है, हाइबरनेट। हाइबरनेट टेम्पलेट अलग चीज होता है, जेडीबीसी टेम्पलेट अलग चीज होती है। जेडीबीसी टेम्पलेट ओआरएम बेस्ड सोल्यूशन नहीं है ना। जेडीबीसी टेम्पलेट कुछ नहीं है, एक बनी बनाई क्लास स्प्रिंग के अंदर, जिस क्लास को हमने अपने ड्राइवर का नाम, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड सब उठा के दे दिया, उसने हमें बने बनाए मेथड दे दिए कि ये सेव, अपडेट, डिलीट मेथड चलाओ, ये अपना काम कर लीजिए, बस। वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे बेस्ट बेटर होता है ओआरएम बेस्ड सोल्यूशन, और भी है। तो जो जेडीबीसी टेम्पलेट्स हैं उनसे बेटर हमारे ओआरएम बेस्ड सोल्यूशन है, क्योंकि ओआरएम बेस्ड सोल्यूशन में कैशिंग की भी जरूरत पड़ती है, और वो कैशिंग जो है हमारे पास हाइबरनेट, टॉप लिंक, जेपीए ये सब दे पाते हैं, बाकी लोग नहीं दे पाते हैं। ओनली हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम डेटाबेस में डेटा स्टोर कर लें। जेडीबीसी टेम्पलेट में अगर मुझे मान लो प्रोजेक्शन लगाना है, एचक्यूएल लगाना है, एचसीएक्यूएल लगाना है, तो ये सारा फीचर जो है हमारे हाइबरनेट के अंदर है या जेपीए के अंदर है। ठीक, अच्छा। और एमवीसी बेस्ड अगर हम टूल की बात करेंगे तो कोई कंपनी स्टर्स यूज करती है, STRUTS, ठीक है, स्टर्स 2 बेसिकली। कोई कंपनी स्प्रिंग यूज करती है, ठीक है,
कोई कंपनी वेलोसिटी एक्स वर्क फ्रेमवर्क, ये सब पुराने ज़माने की चीज़ हो गई, है ना। वैसे मेन यही हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब आपके ऊपर मतलब कंपनी में जैसे मेरा दोस्त है एक बंदा, तो वो कहता है कि हमारे यहाँ सर काम होता है हाइबरनेट और स्टर्ट्स 2 पे, ठीक है। तो स्टर्ट्स जो हो गया एमवीसी बेस्ड हो गया सोल्यूशन, और ओआरएम बेस्ड सोल्यूशन हो गया हाइबरनेट। कोई कंपनी कहती है कि जी मुझे यूज़ करना है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का ही अपना एमवीसी यूज करेगी, स्प्रिंग एमवीसी के साथ साथ स्प्रिंग का जेडीबीसी टेम्पलेट यूज कर लेगी, उसकी इच्छा है। कोई कंपनी कहती है कि जी नहीं, मुझे मेरे पास जो है सर्वलेट जेएसपी यूज होगा, सर्वलेट जेएसपी फिल्टर यूज होगा, ठीक है, और वहाँ पे डेटाबेस के रूप में हम सिंपल जेडीबीसी यूज करेंगे, ये भी एक ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप हाइबरनेट के साथ स्प्रिंग एमवीसी यूज करो, ठीक है, हाइबरनेट या जेपी के साथ स्प्रिंग एमवीसी यूज करो, या हाइबरनेट और जेपी के साथ स्प्रिंग एमवीसी को नहीं यूज करके स्प्रिंग बूट का एमवीसी यूज कर लो। मैं आपको बताऊं, कुछ भी अंतर नहीं है स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट की एमवीसी में, बस अंतर है एक वर्ड का, वर्ड याद रखना, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग बूट में बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होके आ जाती हैं, बस और कुछ नहीं। स्प्रिंग बूट में सब कुछ अपने आप बन के आ जाता है ना। इसीलिए और इसीलिए जो कंपनीज होती हैं वो स्प्रिंग बूट पे ही काम करती हैं। तो आज का इंडस्ट्रियल जो कंसेप्ट है वो अब क्या कहता है, अब आपको कई सारे ऑप्शन हैं, है ना, कि आप हाइबरनेट विथ स्टर्ट्स पढ़ो, है ना, जेपीए विथ स्टर्ट्स पढ़ो, ये हाइबरनेट विथ स्प्रिंग पढ़ो, या स्प्रिंग विथ हाइबरनेट पढ़ लो, या स्प्रिंग बूट विथ हाइबरनेट पढ़ लो, बहुत सारे ऑप्शन, समझ रहे हो आप। काम यही होता है। अब लेकिन कंपनी में जाओगे तो हो सकता हो भाई इनसे भी हटके, है ना, कुछ नया चीज़ हो रहा हो मार्केट में, ठीक है। मतलब इंडस्ट्री में तो अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क होते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं भाई MVC बेस्ड फ्रेमवर्क। तो MVC बेस्ड जो फ्रेमवर्क है मार्केट में कितने सारे हैं देख रहे हो। MVC बेस्ड फ्रेमवर्क जो है हमारा, कितने सारे फ्रेमवर्क हैं, ये सब MVC बेस्ड ही फ्रेमवर्क है, देखिए। अच्छा, अब ये जावा स्क्रिप्ट MVC फ्रेमवर्क है। जावा स्क्रिप्ट में भी MVC होती है, ऐसा नहीं है कि जावा स्क्रिप्ट में MVC नहीं होती है। तो जावा स्क्रिप्ट में कौन कौन सी MVC होती है भैया, ये सब MVC है, एंगुलर, रिएक्ट, वैक्ट, दुनियादारी, ये सब जो करते हैं ये सब, ठीक है ना। तो हमें लिखना चाहिए था, और यार, जावा बेस्ड MVC फ्रेमवर्क। तो जावा बेस्ड आपको स्पेशली MVC फ्रेमवर्क मिलेंगे। ये क्या, ये देखिए, ये सब फ्रेमवर्क ही है भैया, जावा बेस्ड ही है। इसमें देखिए स्प्रिंग MVC 30%, JSF 23%, स्टर्ट 17%, ठीक है ना। गूगल वेब टूल किट भी होता है, मैं प्ले फ्रेमवर्क के बारे में मैंने भी सुना था, ठीक है। विकेट भी है, ग्रेल्स भी है, एक ग्रूबी एंड ग्रेल्स बोलते हैं ना, वही है। ग्रूबी अलग लैंग्वेज है, ग्रेल्स उसका फ्रेमवर्क है, ठीक है। वेडिन है, अच्छा उसमें भी आता है MVC बेस्ड फ्रेमवर्क। पाइथन में भी है, पाइथन में कौन सी है आप लोगों को पता है। डीजेंगो फ्लेक्स, हाँ, डीजेंगो है, फ्लेक्स भी सर। तो ये सब है भैया। और अभी जो है कुछ दिन पहले मैंने आपको बताता हूँ, ये देखिए, दांतों के कीड़े के घरेलू उपचार। अच्छा वो नहीं हमारा टॉपिक था, वो मैं भूल गया था। अच्छा
हाईवे भी एक कंसेप्ट हमने सुना था मार्केट में, यार मैं भी भूल गया। फ्लाईवे बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है ये। फ्लाईवे एक पैटर्न है ना। परफेक्टो, बट परफेक्टो और फ्लाईवे एक अलग ही लेवल की चीज़ है। परफेक्टो तो टेस्टिंग लेवल पे यूज़ होती है। एपीआई गेटवे भी होता है, एपीजे होता है, ये ले लो, बढ़िया चीज़ है। 5 मिनट क्रिएटर छोड़ो। तो ये एक फ्रेमवर्क था, बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क था यार, मेरे दिमाग में बैठ क्यों नहीं रहा है। एजेक्स और एक तो दिख रहा है आप लोगों को फ्रेमवर्क। वो स्प्रिंग एमवीसी पे ही बेस्ड होते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क हैं जो स्प्रिंग के ऊपर ही डेवलप कराए गए हैं, है ना, उसी के ऊपर ही डेवलप्ड है। जैसे स्प्रिंग बूट के ऊपर, स्प्रिंग बूट जो है स्प्रिंग के ऊपर डेवलप है, ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। मैंने शायद उनकी लिस्ट रखी हुई थी, बस है दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तो और स्क्रिप्ट तो अलग चीज़ है। तो डॉट नहीं मिलेगा, जब ज़रूरत होगी तब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से खैर इतना तो आप फ्रेमवर्क देख ही रहे हो, जिसमें आपको ये सब स्प्रिंग बेस्ड हमारे फ्रेमवर्क हैं। सॉरी, किसके बेस्ड फ्रेमवर्क है? एमवीसी बेस्ड फ्रेमवर्क है। तो एमवीसी कोई भी पढ़ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपसे अपना इस एमवीसी बनाने लगूं तो हम भी अपना बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम कुछ इस तरह से बना दें, हमने ऑलरेडी बना रखा है। अगर ध्यान से आप देखोगे तो हमारा जो कंट्रोलर है ना, वो कंट्रोलर जो है हमारा ऑलरेडी जो हमारा फ़िल्टर है, क्योंकि उसी के थ्रू रिक्वेस्ट आना है, उसी के थ्रू रिक्वेस्ट आना है। आप सोचो ज़रा, थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाओ, भूल जाओ। स्प्रिंग क्या है? एक फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क को किसने बनाया? ये किसी इंसान ने बनाया। और जब किसी इस इंसान ने बनाया स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क को, तो उसने क्या जादू मंत्र कर दिया होगा क्या अंदर? उसने भी तो ऐसे ही कोड लिख रखा होगा, उसने भी तो सर्वलेट बना रखी होगी, उसमें तो फिल्टर बना रखे होंगे, और क्या दुनियादारी, और तो कुछ होती नहीं है ना। तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। तो एमवीसी जो है ऑलरेडी आपका बना हुआ है, आपका प्रोजेक्ट जो है एमवीसी स्टाइल में चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो एचटीएमएल या जेएसपी है वो हमारा व्यू का काम कर रही है, जो हमारा सर्वलेट या फिल्टर है हमारा वो कंट्रोलर का काम कर रहा है, जो हमारी मॉडल वगैरह है वो हमारा जावा बीन है। बस खत्म कहानी, यही तो होता है। तो पहले आपकी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आती थी, कहाँ जाती थी? आपके सर्वलेट पे, लेकिन अब जाती है आपके फ़िल्टर पे। तो फ़िल्टर आपका एक कंट्रोलर हो गया, वो भी फ्रंट कंट्रोलर हो गया, राइट? तो वैसे ही स्प्रिंग एमवीसी ने खुद सोचा कि हम खुद बना लें। भाई कोई भी है, जब ये इतने लोगों ने जेएसएफ या स्टर्ट्स या टूलकिट या प्ले, इन लोगों ने अपना दिमाग ही तो लगाया बैठ के, फ्रेमवर्क डेवलप कर दिया। आप भी बना सकते हो। भाई काम को आसान कर दिया जाए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क यही होता है। आप समझे आप? अब हम एमवीसी चाहे स्प्रिंग के माध्यम से पढ़े और चाहे स्प्रिंग बोर्ड के, लेकिन स्प्रिंग के माध्यम से एमवीसी पढ़ते हो तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, बहुत सारा टाइम लगता है। और वही स्प्रिंग बूट से पढ़ते हो तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। लेकिन मैं दोनों पढ़ा दूंगा आपको। तो पहले हम स्प्रिंग बूट वाला पढ़ रहे थे। जब स्प्रिंग बूट पढ़ लोगे ना तो स्प्रिंग एमवीसी छोड़ोगे, छूओगे ही नहीं, कहोगे छोड़ो जाने दो सर, बड़ा कठिन है, जरूरत ही नहीं है। लेकिन ठीक है, पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ तो मुझे बतानी थी, पहली बात। दूसरी बात, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था जो, है ना, उस प्रोजेक्ट में क्या किया था? देखिए, अगर आप नॉर्मल तरीके से पढ़ते हो, है ना, अगर कायदे से देखा जाए तो आपको स्प्रिंग एमवीसी ही पढ़ के स्प्रिंग बूट एमवीसी पढ़ना चाहिए। और जब स्प्रिंग एमवीसी पढ़ के स्प्रिंग बूट एमवीसी पढ़ते हो तो आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर होता है, इंटरनल कहानी समझ में आ पाती है। क्योंकि स्प्रिंग बूट तो बहुत सारा काम आपको आसान करके दे देता है ना, तो वहाँ तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है।
तो जरा मैं आपको स्प्रिंग एमवीसी का एक डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, स्प्रिंग एमवीसी का डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे कैसे कैसे ये काम कैसे कैसे होता है। तो ये सब याद आप करना पड़ेगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। एमवीसी का डायग्राम यही है। स्प्रिंग एमवीसी जब हम पढ़ने जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास वहाँ एक डिस्पैचर सर्वलेट नाम की एक सर्वलेट क्लास होती है। मतलब स्प्रिंग का हमें जार फाइल जब डाउनलोड करेंगे ना तो उसमें मिलेगा, जो कि एक फ्रंट कंट्रोलर का काम करती है। तो जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो इसी के पास जाएगी, और उसके अंदर बेसिकली फिर एक हम बनाते हैं एक्सएमएल फाइल, जिसको हम जैसे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक्सएमएल बनाते थे ना, वो भी बनाएंगे, और साथ में हम बनाएंगे वेब डॉट एक्सएमएल। तो टोटल स्प्रिंग एमवीसी जब पढ़ने अब जाते हो तो एक बनती है वेब डॉट एक्सएमएल, ठीक है ना, और एक बनती है वही एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाली जो फाइल होती है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक्सएमएल, ठीक है। और फिर उसके बाद बस यही दो ही फाइल बनती है, ठीक है। तो हमारी जो फ्रंट कंट्रोलर होती है उसकी एंट्री यहाँ पे होती है। वो फ्रंट कंट्रोलर बेसिकली एक सर्वलेट क्लास होती है जिसका नाम होता है डिस्पैचर सर्वलेट। तो जब भी रिक्वेस्ट आती है तो इसी के पास जाती है, डिस्पैचर सर्वलेट के पास, और उसके बाद यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है हमारे अगले कंपोनेंट के पास, और वो कंपोनेंट यहाँ मैप्ड होता है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक्सएमएल जो भी हम एक्सएमएल बनाते हैं उसको मैप होता है। वहाँ पे हमारी होती है हैंडलर मैपिंग, जो हमारी रिक्वेस्ट को हैंडल करती है, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग कंट्रोलर पे लेके जाती है। अब करस्पॉन्डिंग कंट्रोलर का मतलब ये कंट्रोलर, ये डिस्पैचर सर्वलेट फ्रंट कंट्रोलर है, और ये कंट्रोलर वही है जो @ कंट्रोलर से बना रहे थे अभी वहाँ पे हम, राइट। और उस कंट्रोलर के अंदर हमारे पास होता है मॉडल एंड व्यू, ये बनी बनाई क्लास होती है, जिससे जो मतलब वो आपकी इच्छा है कि आप वहाँ पे यूज करोगे कि नहीं करोगे। अगर चाहो तो मॉडल एंड व्यू क्लास का यूज करो, अदरवाइज केवल व्यू का ही यूज कर सकते हो, जिसे हम अपना डेटा को दिखाएंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास जो मॉडल एंड व्यू को नहीं यूज करके केवल मॉडल को यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ व्यू रिजॉल्वर भी होती है जो व्यू को रिजॉल्व करती है, और फिर उसके बाद इसके पास व्यू की एंट्री भी होती है, यानी कि जिस व्यू पे आपको डेटा दिखाना होता है। ये सारे वर्ड्स, ये सारी क्लासेस हैं, ये सब व्यू रिजॉल्वर, व्यूज, मॉडल व्यूज, कंट्रोलर, ये सब आपको बनाने पड़ेंगे। तो स्प्रिंग एमवीसी एप्लीकेशन को बनाने के लिए नॉर्मल मैवन प्रोजेक्ट बना लीजिए या वेब प्रोजेक्ट बना लीजिए, आपकी इच्छा है, और मैवन प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी डाल दीजिए, है ना, और उसके बाद सारा काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और स्प्रिंग बूट यही सब आसान करके देता है, सब ऑटो कॉन्फ़िगर करके देता है, कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं कि ये डिस्पैचर क्या है, मॉडल क्या है, कुछ नहीं, मत करो, कुछ नहीं करो। हम ये डिस्पैचर सर्वलेट वहाँ पे भी होती है, बट वो ऑटो कॉन्फ़िगर होती है, ठीक। सर ये हैंडलर मैपिंग क्या होता है सर? छोड़ दो, आने दो, अभी तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, समझेंगे हम। तो जो हमने वो बूट स्टाइल में आपको प्रोजेक्ट बनाए थे, तो अल्टीमेटली टारगेट हमारा वही है फ्यूचर में जाके कि ऐसे ऐसे काम होना है। तो कुल मिला जुला के क्या काम था, अब जरा हम उसकी बात करते हैं। हम स्प्रिंग बूट की एक एप्लीकेशन बनाते हैं भाई साहब। स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाने के लिए स्टार्ट इस डॉट io.start करके जो साइट होती है, स्टार्ट इनिशियलाइजर करके, वहाँ पे ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट को बिल्ड करने का ऑप्शन होता है, या उसका लिंक हमारे सिस्टम साथ में एप्लीकेशन का लिंक हो जाता है, ठीक है। हमारे पास स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन में एक होता है pom.xml, ठीक है। दूसरा होता है हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, पढ़ना तो हमें सब है, तो याद तो सब करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो सरसों, ठीक है ना, करना तो है ही याद, ठीक है ना। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, और फिर उसके बाद एक हमारा बनता है कंट्रोलर क्लास, कंट्रोलर। फिर एक हमारी बनती है मॉडल या एंटिटी, मॉडल बोलो या एंटिटी बोलो, ठीक है। और फिर एक बनती है हमारी सर्विस, अरे यार, एक हमारी सर्विस लेयर क्रिएट होती है, और फिर एक हमारा रेपोजिटरी लेयर क्रिएट होता है। बस ये कहानी थी, ये कहानी थी बस। अब इसमें किस में क्या नहीं समझ में आ रहा था, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में pom.xml में आपको सबसे पहले pom.xml से शुरुआत होती है। आप स्प्रिंग बूट का एक एप्लीकेशन बनाओ,
उसके पॉम एक्सएमएल में सारी डिपेंडेंसी ऐड कर दो एक किनारे से। जी आपको ब्लॉम्बॉक चाहिए, आपको जेपीए चाहिए, आपको स्प्रिंग वेब एमबीसी का फीचर चाहिए, आपको जो भी फीचर चाहिए आप पॉम एक्सएमएल में ऐड कर दो। और एप्लीकेशन प्रॉपर्टी एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टी जो है आगे चल के एप्लीकेशन डॉट YAML से रिप्लेस हो जाती है, YMAL YAML। तो चाहे एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज बनाइए या एप्लीकेशन YML होता है ना, YML, तो यह YAML फाइल बनाइए। बट YAML थोड़ा सा लेटेस्ट ट्रेंडिंग चीज़ है, ठीक है। बट अभी प्रॉपर्टी से भी पढ़ सकते हो आप। तो इसमें सारा आपने देखा था, मैंने सारा कॉन्फ़िगरेशन करके एक ही बार में लिख दिया था कि ये मेरा ड्राइवर है, ये URL है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है। स्प्रिंग बूट को इतना इंटेलिजेंट बना दिया गया कि भाई सब कुछ वो रीड कर लेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपकी कंट्रोलर कहाँ है, आपका मॉडल कहाँ है, आपका व्यू कहाँ, सब खोज लेगा, कहीं बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी MVC पढ़ाऊँगा तो आप देखोगे कि सब कुछ बताना पड़ेगा हमें, बस। अब ये हमारी कोई HTML या सर्वलेट मान लीजिए, या HTML या JSP चली। HTML और JSP जब चलती है तो उसके फॉर्म के एक्शन में हम क्या करेंगे भैया, हम फॉर्म के एक्शन में पहले सर्वलेट का URL पैटर्न देते थे। अब हम अपने कंट्रोलर के अंदर, जो कंट्रोलर होती है एक क्लास होती है, और इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाते हैं, और ये मेथड कहलाता है हमारा इंड पॉइंट मेथड या इंड पॉइंट URL, जो भी आप बताइए। तो इस मेथड, यही हमारा सर्विस मेथड है, मेन मेथड है। तो ये जो मेथड हम बनाएंगे, इस मेथड का URL पैटर्न ऊपर करके दे देते हैं @ जो भी रिक्वेस्ट मैपिंग वगैरह करके, ठीक है। और यही URL, जैसे मान लीजिए इसका मैंने URL दे दिया हाथी, तो यही URL पैटर्न फॉर्म के एक्शन पे आपको हाथी दे देना है, DS जो भी आपको दे दिया। तो जैसे बटन पे क्लिक मारते हो तो फ्रंट कंट्रोलर अभी भी यहाँ चलता है इंटरनली, बस हमें दिखता नहीं है, बट सीधे वो मैप होते हुए सीधे कंट्रोलर पे आ जाता है रिक्वेस्ट। इसमें क्या नहीं समझ में आया था, अब मैं कोड करके बताते तो आपको मैं बताता। आज अभी सुबह मैंने बताया, पूरा बोल बोल के समझाया है, तो रिकॉर्डिंग तो सुनना पड़ेगा ना। आप लोग क्लास भी ना करो, मौज भी लो एकदम, है ना, और सब सोच रहे हो कि सब एकदम एकदम सब बिल्कुल एकदम कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। थोड़ा सा आप लोग एफर्ट डाल लीजिए, थोड़ा देख लीजिए क्या क्या हमने किया था। अब कंट्रोलर से हमने मॉडल को कैसे लिंक करा, हमने फॉर्म से डेटा को कैसे गेट किया, आज हमने आपको पूरा डिटेल में समझाया था। गेट करके मॉडल में होल्ड करा, मॉडल से रेपो को यूज करा, फिर सर्विस को यूज करा, है ना। ये एक पैटर्न है, ये पूरा बताया आज समझा के, दिन में भी देखिएगा उसे। अगर आप मेरे सामने कोड खोल दो तो मैं आपको सब दिखा दूंगा, वो तो कहो तो मैं वैसे भी बता दूंगा, उसमें कोई अभी, लेकिन हम ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा चिल्ला लिया मैंने अभी फिलहाल। तो MVC का कंसेप्ट समझ में आया, मॉडल व्यू कंट्रोलर का कंसेप्ट समझ में आया कि क्या है क्या नहीं है, क्यों यूज यस करते हैं। सर, यस सर। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब आपके ऊपर है कि आप देखो, स्प्रिंग कोर का मॉड्यूल जो पढ़ते हैं बस इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम, अच्छा स्प्रिंग कोर मॉड्यूल को MVC भी में यूज़ करा जाता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को बाकी डिज़ाइन पैटर्न्स भी यूज़ करते हैं, बाकी जो हमारे क्लासेस हैं वो यूज़ करते हैं। MVC को अब मैं नहीं समझाऊंगा, अब मैं स्प्रिंग MVC समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कोर वाली चीज़ों को कंप्लीट करें। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप बूट वाले तरीके से थोड़ा बना लीजिए, एक बार देख लीजिए, एक बार 2 बार लेके तो आइए मेरे पास प्रॉब्लम। ये तो मैं बिल्कुल हवा में मानता हूँ, ये सब बातों का मैं बिल्कुल अर्थ नहीं समझता हूँ। जो ये कहते कि जी हमने तो सर बनाया तो देख देख, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो ये बिल्कुल एकदम अर्थ नहीं है जो 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 शशि बोल रहे थे, है ना। बुरा मत मानना मेरी बातों का, है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप बनाए हो, देखो सिंपल सा मतलब है, तो चाहे आपको 10% समझ आए, 20% आए, 30% आए, बट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके सामने एकदम बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो गया। अभी आपने देखा ही क्या है, मैं यहाँ पे जावा की बात करता हूँ, और जब मैं कंपनी में जाता हूँ तो मुझे किस चीज़ की बात करनी पड़ती है मुझे पता है ना। तो जब आप कंपनी में अपने जाओगे तो क्या पता वहाँ एंगुलर और रिएक्ट और किस किस चीज़ के बारे में बात होने लगे, फिर क्या करोगे, तब वो नया चीज़ मानूंगा मैं। यहाँ क्या, ये तो सब जावा का ही कोड है यार। आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना कि कैसे डेटा गेट होता है, कैसे सेव होता है, कैसे क्या होता है। तो आप इतना तो रिलेट कर पाओगे ना कि अच्छा हाँ सर्वलेट होता था, अच्छा ऐसे होता था,
JSP में ऐसे होता था और यहाँ पे ऐसे होता है, समझ गए ना मेरी बात को? बनाओ, और अगर कोई बनाया है तो अभी बताओ। अच्छा मनु, Yes. आपने बनाया है ना मनु? स्क्रीन शेयर करो सर, शशि। हाँ सर। मनु जरा अपना स्क्रीन दिखाना, शेयर करना। ओके सर। जरा एक बार उसे बताना, एक्सप्लेन करना जो मैंने बताया था कि कैसे कैसे हो रहा है काम। समझाना तो है ही, लेकिन उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, हो सकता है 10 बार पढ़ना पड़े तब आपके दिमाग में भेजे में घुसे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भले ही एक बार ये बताएंगे अभी। सर मनु बताइए आपको कैसे हमने क्या करा, थोड़ा आप बताइए, मैं चिल्ला लिया थोड़ा। सर देखिए, सबसे पहले तो हमने एक व्यू क्रिएट किया है home.jsp करके। अब मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया है। इस फॉर्म में मैंने कुछ इनपुट दिए हुए हैं और उस इनपुट्स के नेम यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिए हैं। देन मैंने एक कंट्रोल और मैंने अपनी जावा क्लास में कुछ पैकेजेस क्रिएट किए हैं, लाइक एक एप्लीकेशन, सेकंड बीन, एक कंट्रोलर बनाया है, एप्लीकेशन तो ऑलरेडी बना रहता है ना। रेपो बनाया है, एंड सर्विसेज बनाया है। कंट्रोलर जो होता है हमारा, उसमें हमारे सभी यूआरएल्स लाइक एज एक सर्वलेट की तरह वर्क करता है। यहाँ पे हमारे सभी यूआरएल्स स्टोर होते हैं। रेपो को हम सर्वलेट की लैंग्वेज में कहें तो ये एक डाउ क्लास हो गई। और सर्विसेज, ये हमारी डाउ को सर्विसेज देता है। तो अब मैं आपको पहले कंट्रोलर बताता हूँ। जब हम यहाँ से, यानी कि जो हमारा होम जीएसपी है, जब हम इस पर डाटा सेव करते हैं तो हमारा मेन कंट्रोलर पे पहुँचता है। तो मेन कंट्रोलर में क्या होता है कि हम सबसे पहले कंट्रोलर के थ्रू इससे बता देते हैं कि ये हमारी क्लास कंट्रोलर की तरफ वर्क करेगी, ठीक है। देन मैंने क्या किया है यहाँ पर कि एक मैंने यहाँ पर मेथड को डिफाइन किया, स्ट्रिंग ऑन ओपन होम पेज करके, और इसका एक एनोटेशन से मैप कर दिया है कि रिक्वेस्ट मैपिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरा यूआरएल ओपन होगा, यानी कि स्टार्टिंग वाला, लाइक लोकल होस्ट 8080 पर, तो home.jsp पे चला जाएगा। सेकंड मैंने यहाँ पर किया है सेव डाटा। इसमें क्या हो रहा है कि मैंने जो भी मेरा डाटा आएगा सेव डाटा पर, तो यहाँ पर मॉडल एट्रीब्यूट के थ्रू ऑटोमेटिकली ये मेरे बीन में तो सेव हो जाएगा इंटरनली। यूजर मेरा यहाँ पे एक बीन क्लास है, ये देखिएगा बीन क्लास है। तो यहाँ पर मैंने बीन क्लास का ऑब्जेक्ट को सेव कर रहा हूँ। अब बीन क्लास का ऑब्जेक्ट को सेव करने से पहले हमने यहाँ पे चेक किया है कि जो हमारा यूजर है उसका सभी वैल्यू यदि प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, तब तो सक्सेस है, यानी कि हमारा वैल्यू यहाँ पर यूजर में सेट हो गया है। देन मैंने क्या किया है कि यूजर सर्विसेज यहाँ पे ऑटो बायर के थ्रू, ये देखिए ऑटो बायर के थ्रू मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पे यूजर सर्विसेज एक सर्विसेज वो है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इंटरफेस है। एक इंटरफेस सर्विसेज में मैंने 2 मेथड्स क्रिएट किए हैं, एक सेव यूजर और एक फिनिश यूजर करके। और जब मैं यूजर सर्विसेज IMPL नाम से जाता हूँ इस क्लास में, जो कि इम्प्लीमेंटिंग क्लास है यूजर सर्विसेज की, तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने उन्हीं मेथड्स को यहाँ पर ओवरराइड कर लिया है। तो हमारा पहला वाला मेथड, यानी कि सेव यूजर का यूज ये है कि जो भी हमारा यूजर रेपो नाम से हमने इंटरफेस क्रिएट किया है, यूजर रेपो नाम का इंटरफेस है, जो कि इंटरनली एक्सटेंड कर रहा है JPA रिपोजिटरी को। और JPA रिपोजिटरी के पास अपने कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक सेव, और मैं आपको दिखा देता हूँ, सेव, डिलीट एंड फाइंड करके कुछ मेथड्स होते हैं। तो मैं इन्हीं मेथड्स और JPA रिपोजिटरी इंटरनली, यानी कि स्प्रिंग इंटरनली इसके क्लास को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो हम जाते हैं अब यूजर सर्विसेज में। तो यहाँ पर क्या किया मैंने कि यूजर रेपो के थ्रू, जो कि एक हमारा इंटरफेस है, इस इंटरफेस को ऑटो वायर कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब यूजर रेपो नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल है, इससे मैं सेव मेथड को कॉल कर रहा हूँ। अब ये सेव मेथड JPA का है, जो भी आपको मैंने दिखाया था, JPA रिपोजिटरी का, ये रहे सेव ऑल आ गया। इंटरनली यहीं पर होता है यूजर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेव करके जब मैं मेथड को यहाँ पर
कॉल करा रहा हूँ और इसमें यूजर को भेज रहा हूँ, ठीक है। मैंने यही काम फिर यहाँ पर किया है। तो मैंने सबसे पहले सर्विसेज का मैंने ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल किया, उसे ऑटो वायर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और यूजर सर्विसेज के थ्रू मैं अपने मेथड को कॉल कर रहा हूँ। मेरी मेथड का नाम था सेव यूजर करके। तो यहाँ पर ये देखिए लाइन नंबर 25 पर यूजर सर्विसेज डॉट सेव यूजर करके मैंने अपनी मेथड को कॉल किया और उसमें यूजर को मैं पास कर रहा हूँ। जब यूजर को पास कर रहा हूँ तो ये मेरे को यूजर रिटर्न करेगा, यानी कि जिस क्लास को मैंने एक्सटेंड किया था उसी क्लास को ये रिटर्न करता है, यानी कि यूजर को रिटर्न कर रहा है। जब यूजर को रिटर्न कर रहा है तो मैं यहाँ पर प्रिंट करके देख सकता हूँ कि ये वही वैल्यू को प्रिंट कर रहा है या नहीं। और यहाँ पर जब हमारा डाटा सेव हो जाता है तो ये मेरे को लॉगिन यानी login.jsp पे मुझे रिटर्न कर देता है। मैं एक बार और बता देता हूँ, मेरे पास यहाँ पर 3 लेयर्स हैं। पहला कंट्रोलर, दूसरा रेपो और तीसरा सर्विसेज। कंट्रोलर एज ए सर्वलेट यूज होगा और जो रेपो है हमारा वो एज ए डाओ यूज होगा और जो हमारा सर्विसेज है वो रेपो और मेन कंट्रोलर को सर्विस देने का काम कर रहा है यहाँ पर। हेलो, हाँ जी मनु बताते जाइए, आप कोई बात नहीं। बता दिया है सर मैंने सब। बस ठीक है, किसी का क्वेश्चन होगा तो बताए, नहीं तो बंद करें। हाँ सर, ये एनोटेशन सबका यूज बताना भाई। सर ये ऑटो वायर का इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है सर इसे? जैसे हम पहले अभी क्रिएट कर रहे थे अपने XML फाइल में, सेम उसी तरह हो रहा है शायद। इसका अच्छे से यूज मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने भी इसका यूज नहीं किया है अभी। @ मॉडल एट्रीब्यूट का क्या काम है? अच्छा, इसका ये ना इंटरनली क्या काम करता है, जो हमने नेम दिए थे यहाँ पर, जो हमने नेम दिए हैं ईमेल पासवर्ड करके, तो यहाँ पर उन सबको ये गेट करके यूजर में सेट कर रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर हम यूजर नहीं काम देंगे, करता है। यदि आप ये चाहते हो कि आप इसका यूज ना करके किसी चीज दूसरी चीज का यूज करो, एक बार बताइएगा, आप सर्वलेट में कैसे डाटा गेट करते थे? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करके, राइट। तो यह मॉडल डॉट एट्रीब्यूट इंटरनली यही काम कर रहा है। तो ये डाटा ला रहा है, फिर ये यूजर अगर हम नहीं देंगे, यूजर आ गया तो इसमें सेव नहीं करेगा? नहीं करेगा। ओके, कहीं कहीं पे देखते हैं मॉडल एट्रीब्यूट के बाद पैरेंथेसिस लगा रहता है और उसमें डबल कोट में कुछ लिखा रहता है, उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब मुझे भी नहीं पता, ये तो सर ही बताएंगे, इतना एडवांस तो मैंने भी नहीं पढ़ा है। ये रिक्वेस्ट पर हम क्या करता है, नीचे आप लिखे हैं लाइन नंबर 30 पे। रिक्वेस्ट पर हम कहाँ, अच्छा इसका जो काम ये हमारा मॉडल एट्रीब्यूट करता है ना, वही काम रिक्वेस्ट परम भी करता है सेम। लेकिन इसका मॉडल एट्रीब्यूट क्या होता है, ये हमारे डाटा को उठा रिसीव करता है और सेट कर देता है हमारी बीन में।